बिल्कुल कंगना रनावत की तरह थी, बिल्कुल घमंड था उनके अंदर, वो घमंड आज चूर चूर हो चुका है। अब कंगना रनावत भी उसी पथ पर चल चुकी हैं कि वो जितना मोदी जी की भक्ति करेंगी, जितना मोदी जी के समर्थन में बोलेंगी, उतना वो आगे जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ बीजेपी में ऐसे नेता है जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। तो जितने लुच्चे लोग हैं, जितना गलत बयान देते हैं, जितना धर्म पर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतने ज़्यादा ऊंचे पद देती है। लेकिन एक बार सत्ता हाथ में आ गई ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागते फिरेंगे। वो मैं भी देखना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सरकार कैसे चलाते हैं। 2 साल तो बहुमत की सरकार थी, तानाशाह सरकार थी, मनमानी कर ली। अब 2 बैसाखी हैं उनकी, एक में नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और जो इंसान धर्म की राजनीति करता है ना, उसका कभी किसी से लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो राम जी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नाम में। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम शब्द को इस तरीके से उपयोग किया कि आज सड़कों पर जब कोई आपस में लड़ता है तो वो लड़ाई छोड़ के जय श्री राम बोलता है। मुझे शर्म। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव के आंकड़े के बाद सरकार बनाने का संग्राम जारी है, और इसी बीच कंगना रनौत पर हमला एक अलग ही सियासी मुद्दा ले चुका है। तमाम लोगों ने, तमाम सेलिब्रिटी से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने निंदा की तो कहीं तारीफ की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तनु, राहुल प्रियंका गांधी सेना से की प्रवक्ता है। क्या कहेंगी, ये जो हमला है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कहती हूँ बहुत दिन से एक दर्द जमा होता है देश की जनता में भी, वो आक्रोश है, वो दर्द है, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आएगा। तो उस जवान के अंदर जो दर्द था, जो महिला का दर्द था, उसकी माँ को 100-100 रुपये में बोल देना, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को भी इतना गुस्सा आता, पर मैं उसका समर्थन नहीं करती कि उसको सही थप्पड़ मारा है। लेकिन मुझे वो दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ। कंगना रनावत को जो थप्पड़ पड़ा था वो इसलिए नहीं पड़ा कि उन्होंने उसको 100-100 रुपये की बोला। कंगना रनावत को ये थप्पड़ इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने कितनी माताओं बहनों का अपमान कर दिया था, वो अपमान के लिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी निंदा करती हूँ कि उनको थप्पड़ लगा, उनको चोट लगी, ये मैं इनको बढ़ावा नहीं देती। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनावत बयान देती है, कभी उनको 2014 के बाद आज़ादी मिल जाती है, कभी कंगना रनावत कहती है मैं बिहार जाती हूँ तो प्यार मिलता है, हरियाणा जाती हूँ तो प्यार मिलता है, जहाँ जाती हूँ प्यार मिलता है। मुझे समझ नहीं आता कि देश की जनता ने उन्हें क्यों जिता दिया। अगर वो भी स्मृति ईरानी की तरह हार जाती तो शायद हम आज ज़्यादा खुश होते। स्मृति ईरानी बिल्कुल कंगना रनावत की तरह थी, बिल्कुल घमंड था उनके अंदर, वो घमंड आज चूर चूर हो चुका है। अब कंगना रनावत भी उसी पथ पर चल चुकी हैं कि वो जितना मोदी जी की भक्ति करेंगी, जितना मोदी जी के समर्थन में बोलेंगी, उतना वो आगे जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ बीजेपी में ऐसे नेता है जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। तो जितने लुच्चे लोग हैं, जितना गलत बयान देते हैं, जितना धर्म पर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतने ज़्यादा ऊंचे पद देती है। लेकिन ये फैक्ट अब नहीं चलने वाला। ये जो फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, धर्म के नाम पर राम मंदिर जहाँ पर बना है वहाँ की सीट ये लोग हार चुके हैं। इसलिए हार चुके हैं क्योंकि देश की जनता भी समझ चुकी है और भगवान श्री राम जी भी समझ चुके हैं कि 2014 के बाद जो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, उनको इस देश की जनता ने नकारने का काम किया है। क्योंकि राम को लाने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ। राम जी को भी पता है कि भाव क्या है। भाव ये है कि राजनीति करनी है, या भाव ये है कि देश की जनता की सेवा करनी है। जो राम के नाम पर लोगों को लड़ा सकते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है यूपी में सरकार बनाने का। इसलिए जो यूपी से जनता ने नकारा है, और आप देखिएगा कि अगली बार सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो स्मृति ईरानी जी हारी है, अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हारने के भी चांसेस पूरे हैं। और उसके अलावा कंगना रनावत जी का फिर से सुपड़ा साफ होगा, और पिछली बार इंडिया अलायंस की सरकार बहुमत से बनेगी। तो आप कहीं ना कहीं यूपी के विधानसभा सीट पर भी जो है, विधानसभा चुनाव पर भी इशारे कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से भाजपा जाने वाली है। देखिए, लोकसभा में खेला हो गया तो विधानसभा में क्या होगा ये तो सोच ही लीजिए आप। और सिर्फ यूपी की क्यों बात करें, हम बाकी स्टेट्स की भी बात करेंगे। इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर रखा, इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा, संजय जी को अंदर रखा। तो ये सोचते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर ये सारे नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को भर देंगे अंदर। तो इनको ये लगता है, लेकिन उसका असर हमें दिल्ली में देखने को मिला। अगर केजरीवाल जी बाहर होते तो ये बिल्कुल बहुमत की सरकार बनती। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का समर्थन दिल्ली में मिलता तो हम दिल्ली की कम से कम 5 सीट निकाल लेते। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लॉस में रहा। और जनता में भी आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है, और कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया, और राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि एक बार सत्ता हाथ में आ गई ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागते फिरेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनके काला चिट्ठा सारा हमारे पास आ जाएगा, और वो काला चिट्ठा इतना बड़ा होगा, देश की जनता देख लेगी कि जो विश्वगुरु बनने जा रहे थे 1,52,000 वोटों से जीते हैं मात्र, और 2 घंटे ये पीछे चले थे। लेकिन राहुल गांधी जी 2 जगह से लड़े चुनाव, और दोनों जगह से 3 लाख से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी जी चुनकर आए। तो राहुल गांधी जी का जो समर्थन है देश की जनता देख रही है कि जब भारत जोड़ो यात्रा में वो पैदल चलते थे, जो महिलाएं बहन मिलती थी वो वाकई मिलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली करते हैं तो वो भाड़े की भीड़ होती है। ये देश की जनता ने इस बार चुनावों में साबित कर दिया। आपने कहा कि जिस दिन सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भागते हुए नजर आएंगे। बहरहाल वो जब होगा तब होगा, लेकिन अब तो वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देखिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी इस बार सरकार कैसे चलाते हैं। 2 साल तो बहुमत की सरकार थी, तानाशाह सरकार थी, मनमानी कर ली। अब 2 बैसाखी हैं उनकी, एक में नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। अब नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रालय भी मांग लिए हैं। नीतीश कुमार जी चंद्रबाबू नायडू रहेंगे तो इनकी बातें भी सुननी पड़ेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं हो पाएंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अगर सरकार इनकी बन भी जाती है, अलायंस से बन जाती है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा तो नहीं लेकर आ पाए ना ये, तो ये सबसे बड़ी बात है, ये अंदेशा है। देखिए, जब भी हम किसी लड़ाई में चलते हैं तो एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो धर्म की राजनीति जो इन्होंने देश की जनता के दिमाग में घुसा दी थी, उसे हटाने के लिए हमारा पहला कदम है। तो ये इसकी जनता ने जो नकारने का काम किया, वो इस बात की और अंदेशा कर रहा है कि अगली बार सत्ता जाने वाली है। तो शुरुआत है, इस बार बेशक हम बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगली बार बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्म की राजनीति पर भी हम बिल्कुल मोहर लगा के खत्म कर देंगे इसे। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहेंगे हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। नीतीश जी जो कहते हैं वो करते नहीं, ये सबको पता है, और समय आने पर पलट भी जाते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि वो इस बार पलट जाए, क्योंकि वो हमेशा पलटे हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार पलट रहे हैं तो कोई दाग लग जाएगा। जिसके दामन में हज़ारों दाग हो उसको पलट ही जाना चाहिए। और एक बार पलट गए ना तो देश की जनता, मुझे तो समझ नहीं आता, नीतीश कुमार जी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। ये शर्मनाक बात है, सेम उम्र के व्यक्ति के पैर छू लेना। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों सेम पार्टी में बहुत समय से रह रहे हो तो इतना रेपुटेशन हो, इतनी इज्जत हो। वो नीतीश कुमार जी जो नरेंद्र मोदी जी पर प्रहार करते थे, वो नरेंद्र मोदी जी जो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करना चाह रहे थे पार्टी में, आज साथ आए हैं। ठीक है, राजनीति में होता है, लेकिन पैर छू लेना, देखिए इस पूरे बिहार की जनता का के लिए, राज्य के लिए नेता अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर उनके राज्य का कुछ भला हो जाए, तो कर रहे होंगे, क्या समस्या। मतलब देश और राज्य के लिए हमें मोदी जी के चरणों में जाना होगा। देश और राज्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते यही है कि सारे देश के जितने नेता हैं, जितनी जनता है, वो मेरे पैरों में रहे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी जी ने सिखाने का काम किया। जब संविधान की बुक लेके राहुल गांधी जी जब सड़कों पर चले थे ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल गए तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को सड़कों पर रखा। वो जो 400 पार का नारा दे रहे थे संविधान बदलने के लिए, वो संविधान ये नहीं बदल पाया, सड़कों पर इनको रखना पड़ा, क्योंकि ये राहुल गांधी जी ने कहा था कि संविधान बदल देंगे तो देश की जनता ने इनको वोट ना देने का काम किया है। मान लीजिए 400 पार की अभी जिक्र किया आपने, 400 पार के नारे उनके फ्लॉप हो गए, तो फ्लॉप तो राहुल गांधी की भविष्यवाणी भी हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे 295 आएंगे, नहीं आ पाए। देखिए, ईवीएम के बारे में तो आपको पता ही होगा, ईवीएम में धांधली होती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थे कि भाई यूपी तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। जहाँ जहाँ उनको लगा वहाँ उन्होंने ईवीएम सेट कर दी। और ये जो खबरें आ रही हैं लगातार, नेता भी आपको बोलते हुए नजर आएंगे, तो ये ईवीएम की धांधली खत्म नहीं हुई। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सीटें ज़्यादा आ गई हैं तो ईवीएम की धांधली नहीं होती है। ईवीएम की धांधली होती है, क्योंकि अगर नहीं होती ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब का कह देते कि करा दीजिए वीवीपैट से चुनाव और हम जीत के दिखा देते हैं। मैं एक चैलेंज कर रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार वीवीपैट से गिनती करा लीजिए। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप सराखों पर, और अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप राजनीति छोड़ देंगे। आप ये लिख कर दे दीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी तो फिलहाल प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी ने कल ही भाषण दिया कि ये जो इंडिया अलायंस है वो फेक न्यूज़ पर बड़ा बिलीव करता है। फेक न्यूज़ के चक्कर में ईवीएम करके देश को विदेशों में बदनाम करने का काम किया है और देश इसके लिए इंडिया गठबंधन को कभी माफ़ नहीं करेगा। देखिए, पिछले 10 सालों के बाद आपने अभी कहा कि मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं है, तो मुझे लगता है सबसे खुशी का पल होगा ये कुछ दिन हमारे लिए कि सत्ता पर वो आदमी नहीं बैठा जो नफरत की राजनीति करता है, सत्ता पर वो तानाशाह नहीं बैठा। उन्होंने कहा कि ईवीएम करके जो है पूरे देश को विदेशों में बदनाम कर दिया है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने फेक न्यूज़ पर बड़ा भरोसा करते हैं। आप विदेशों में बदनामी तो तब हुई थी जब मणिपुर की बेटी को नग्न घुमाया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने नहीं गए। बदनामी तो तब हो रही थी जब बजरंग पुनिया और ये सब पहलवान बेटियां बैठी हुई थी सड़कों पर और उनको घसीट कर दिल्ली पुलिस ले जा रही थी। किसके इशारे पर? अमित शाह जी के इशारे पर। बदनामी तो तब हो रही थी जब प्रज्वल रवन्ना, जिसके हजारों सेक्स वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो चुनाव लड़ लेता है। इस देश में महिलाओं बहनों की बेइज्जती करने वाला ऊंचे पद पर जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पद देते हैं और अपने पार्टी में शरण देते हैं। मोदी जी उससे पद नहीं छीनते। क्यों नहीं छीनते? क्योंकि मोदी जी वो हैं जो चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, जो बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते। जो व्यक्ति जिसका परिवार ना हो वो कभी बहन बेटी की इज्जत कर पाएगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या पता कि कितनी बड़ी बात है एक बेटी का नग्न घुमा देना। उनको क्या पता कि कितनी बड़ी बात है जब एक महिला को, एक बहन बेटी को जो अपने हक की लड़ाई लड़ती है उसको घसीटना। वो बृजभूषण शरण सिंह इतनी अकड़ में आज भी बात करता है। कैसे आती है उनमें इतनी ताकत? इसलिए आती है क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता पे मोदी जी बैठे हैं, कुछ भी करे बचा लेंगे। अपनी पार्टी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर तमाम बातें कही जा रही है। इसके साथ एक और बातें निकल कर आ रही है कि जितने सीट जो है भाजपा ने अकेले जीत लिए हैं उससे भी कम पूरा इंडिया अलायंस का है। पूरा इंडिया अलायंस मिलकर भी उतने आंकड़े नहीं ला पाई जितना भाजपा ने अकेले जीते हैं।
देखिए, जनता का जो जनादेश है हम उसको सराखों पर रखते हैं, लेकिन मैं बस वही कहना चाहूँगी कि जो धर्म के बारे में जनता के दिमाग में घुसाया था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जनता समझ गई कि गुमराह करने का काम करे, धर्म के नाम पर लोगों को फंसाने का काम करे, तो थोड़ा समय लगेगा। बदलाव में थोड़ा समय लगता है। जब कई साल कांग्रेस ने राज किया तो बीजेपी के आने में समय लगा, तो ठीक ऐसे बीजेपी के जाने के बाद कांग्रेस के आने में समय लगेगा, पर वो समय बहुत कम लगेगा। हम लोग सोच रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दोबारा बहुमत से आ गए तो क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा, संविधान का क्या होगा। लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि जब तक वो है तब तक ना ही वो प्रधानमंत्री पद पर अब चैन से बैठ सकते हैं, और ना ही वो संविधान बदल सकते हैं, ना ही वो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हर बात का जवाब देना होगा। जो वादे उन्होंने देश की जनता से किए थे, जो मोदी की गारंटी थी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब बोलना पड़ेगा, जब 2 बैसाखियां उनके साथ में, वरना एमपी टूटेंगे और 6 महीने 1 साल में सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा दावा कर रही हैं आप, 6 महीने में सरकार। मुझे जहाँ तक लगता है कि नीतीश जी को वैसे भी पलटू चाचा कहते हैं, तो मैं तो चाहती भी थी कि चाचा पलट जाएं, और आज पलटे, चाहे 6 महीने बाद पलटे, चाहे 1 साल बाद पलटे, पर पलट जाएं बस। सरकार गिरनी चाहिए, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार बनती भी ना, अगर गडकरी जी को प्रधानमंत्री बना देते तो 1 मिनट के लिए चैन हो जाता। लेकिन इस देश की जनता को जब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहेंगे, क्योंकि ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और जो इंसान धर्म की राजनीति करता है ना, उसका कभी किसी से लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो राम जी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नाम में। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम शब्द को इस तरीके से उपयोग किया कि आज सड़कों पर जब कोई आपस में लड़ता है तो वो लड़ाई छोड़ के जय श्री राम बोलता है। मुझे शर्म आती है कि भाई जय श्री राम, जिसको हम मंदिरों में बोलते थे, जो हमारी भावना थी, जो हमारी आत्मा थी, वो सड़कों पर इस्तेमाल हो रही है। आप जय श्री राम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर बोलिए, अंदर बोलिए, लेकिन जब आप झगड़ रहे हैं तब जय श्री राम बोलने का क्या मतलब है? मुझे ये समझ में नहीं आता। जय सिया राम बोलते, आप कह रहे दंगे और फसाद की जगह पर ये नारे ना लगने नारे नहीं लगने बदनामी चाहिए। हो रही है। बदनामी होती है। अगर आप कहीं लड़ाई हो रही है और आप किसी को मार रहे हैं और आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पेक्ट खराब होती है। आपके मुंह से वो शब्द नहीं कर रहे हैं, एक पवित्र शब्द नहीं कर रहे हैं, और आप हाथ से किसी को मार रहे हैं, आप गाली बक रहे हैं, बीच बीच में आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो मुझे आहत होता है कि जय श्री राम शब्द को भी इस तरीके से ये लोग आज उपयोग कर रहे हैं। तो तमाम सवालों के इन्होंने बखूबी जवाब दिए। उम्मीद है आपको अपनी जवाब मिले होंगे। और तमाम जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गठबंधन की सरकार, जो एनडीए सरकार है, वो 6 महीने तक नहीं चल पाएगी। आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ होने वाला है। क्या ये सरकार सर्वाइव कर पाती है, या फिर जैसे विपक्ष के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि 6 महीने भी नहीं चल पाएगी, ऐसा ही कुछ होने वाला है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन श्रवण के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।